हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो पहले मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना दी हैं, आपने नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखिए, तभी ये आपको वीडियो ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, फिर आगे हम इसमें टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती कैसे होता है काम, इसको समझने के लिए आप थोड़ा इमेजिन करिए। एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब ये डोमिनो इफेक्ट क्या है? ये है डोमिनो इफेक्ट। देखा है? जैसे आप ये देखिए, ये समझ लीजिए, ये इस तरह से ये रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे पीसेस पड़े हैं। ठीक है, तो अब आप एक पीस पे धक्का मारेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ इस पे मारेंगे धक्का तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको मारेगा, तो धीरे 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 ये एक पूरा चेन रिएक्शन बन जाता है और एंड तक ये सब गिरते जाएंगे। तो ये है डोमिनो इफेक्ट। अब ठीक कुछ इसी तरह का जो इफेक्ट होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में होता किस तरह से, इसको समझने के लिए एक तो डोमिनो इफेक्ट हमने समझ लिया। अब आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में मान लीजिए कोई कट लग जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड है आपका ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ इसको रोकना ज़रूरी है। तो रोकने के लिए बॉडी क्या करती है? बॉडी बनाती है यहाँ पे एक क्लॉट। अदरवाइज़ अगर ब्लड निकलता जाएगा तो दिक्कत वाली बात है इंसान के लिए। ठीक है, तो बॉडी क्या बनाएगी? बॉडी बनाएगी यहाँ पे एक क्लॉट, इसको रोक देगी। अब ये क्लॉट बना कैसे? सबसे पहले जैसे कि कट लगा तो क्या होगा? प्लेटलेट्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लेटलेट्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स अकेले काम नहीं करते, अकेले क्लॉट नहीं बनाते, ये मैसेज भेजते हैं। ये ना मैसेज भेजेंगे, ये मैसेज भेजते हैं। मैसेज किसको भेजते हैं? कुछ प्रोटीन्स को मैसेज भेजते हैं। उन प्रोटीन से कहते हैं कि तुम भी आओ, तुम भी मेरे साथ इस क्लॉट को बनाने में हेल्प करो मेरी। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इनको मैसेज भेजते हैं कि भैया कट लग गया है। ठीक है, ब्लड वेसल में खून बाहर निकल रहा है, हमें क्लॉट बनाना है, तो जल्दी आओ, मेरी हेल्प करो। ठीक है, तो प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन्स मिलके ये क्लॉट को बनाते हैं। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। तो ये जो प्रोटीन्स हैं जो प्लेटलेट्स के साथ हेल्प कर रहे हैं प्लेटलेट की बनाने में इस क्लॉट को, इनको बोलते हैं हम क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, और ये जो पूरा क्लॉटिंग का प्रोसेस है ये बिल्कुल ऐसे होता है डोमिनो इफेक्ट की तरह से। डोमिनो इफेक्ट की तरह से कैसे होता है? ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जब तक क्लॉट नहीं बनता तब तक क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एक क्लॉटिंग फैक्टर, मान लीजिए क्लॉटिंग फैक्टर C1 है, मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर C2 है, ये क्लॉटिंग फैक्टर मान लीजिए ये वाला क्लॉटिंग फैक्टर C3 है। तो उसमें क्या होगा? बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट चलता है। जो C1 है क्लॉटिंग फैक्टर, ये इसको धक्का देगा C2 को, C2 C3 को देगा, C3 C4 को देगा। तो ऐसे करते करते ये सारे के सारे अभी तक जो क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव थे एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो एक दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता है, तीसरा चौथे को एक्टिव करता है, तो ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था डोमिनो इफेक्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स में हो ही रहा है कि एक पूरा चेन रिएक्शन बन रहा है। क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोटीन है जो इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही क्लॉट बनाना होता है तो ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और एक्टिव होते कैसे हैं? एक दूसरे को जगा रहा है, दूसरा तीसरे को जगा रहा है, तीसरा चौथे को जगा रहा है, तो पूरा एक डोमिनो का चेन रिएक्शन बनता है। डोमिनो इफेक्ट वाला काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है। तो ये मैंने आपको हल्का ओवरव्यू दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब होता कैसे है, थोड़ा सा इसको हम नाम भी देख लेते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के। देखिए, एक तो मैंने बोला था जब क्लॉटिंग होगी तो प्लेटलेट्स जो आपके हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये देखिए, जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिवेट हो गए। ठीक है, इसको इस टिश्यू फैक्टर ने, ये भी एक तरह का प्रोटीन है, इसने जो प्लेटलेट्स भी अभी तक इनएक्टिव थे इनको एक्टिव कर दिया जब क्लॉट बनाना था। अब ये सारे जो देख रहे हो आप लिखे हुए हैं
5, 8, 8A, ये सारे के सारे आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये सारे के सारे एक तरह से आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को यहाँ पे चेन रिएक्शन हो रही है। दूसरा उसको धक्का मार रहा है कि तुम एक्टिव हो जाओ, वो उसको धक्का मार रहा है तुम एक्टिव हो जाओ, तो एक चेन रिएक्शन चालू हो रही है, एक दूसरे को एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और अब ये देखिए थोड़ा सा, ये मेन यहाँ पे प्रोटीन जो अब एंड में आपकी बुक में भी अगर मैं बोलूँगा, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो 2-3 जो हैं प्रोटीन्स, उनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कैसे हैं? एक तो जैसे कि आपका है इसमें थ्रोम्बिन, ठीक है। अब थ्रोम्बिन एकदम से नहीं होता, इसको पीछे एक ये होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये इससे बनता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। थ्रोम्बिन एक्टिव है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि होता क्या है, ये जो जितने भी प्रोटीन्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं। जब क्लॉटिंग चालू होगी तो एक्टिव होंगे, तो प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब ये जो थ्रोम्बिन बन गया, ये आ जाएगा फाइब्रिनोजेन जो है, ये भी इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव है, और फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिव है। तो ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये आके यहाँ पे हेल्प करेगा। जो फाइब्रिनोजेन जो इनएक्टिव है, ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। तो इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में थ्रोम्बिन का काम है, ठीक है। तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं चेन रिएक्शन के फॉर्म में। तो ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन। एंड में क्या बना? इन सारे जो पूरा की चेन रिएक्शन हुई, ये सब कुछ हुआ जो, ठीक है, एंड में बना फाइब्रिन, एंड में बना फाइब्रिन। तो आप देखेंगे कि प्लेटलेट्स और एंड जो उनका पूरा चेन रिएक्शन जो हुआ सारा कुछ, उसमें एंड प्रोडक्ट बना फाइब्रिन, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलके आप देखेंगे, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्लॉट। प्लेटलेट्स और फाइब्रिन ये दोनों मिलके बनाते हैं क्लॉट। फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन ना एक नेट टाइप का है, ठीक है, जैसे एक जाला होता है ना, मकड़ी का जाला, इस टाइप का होता है। देखिए प्लेटलेट्स अगर खुद से बनाएंगे क्लॉट, मान लीजिए आप कहें कि फाइब्रिन नहीं है, तो क्या प्लेटलेट्स क्लॉट नहीं बना सकते? प्लेटलेट्स क्लॉट बना सकते हैं, बट अगर खाली प्लेटलेट्स क्लॉट बनाने बैठेंगे तो वो जो क्लॉट होगा वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा। खाली अगर ये क्लॉट बनाएंगे तो ये, अगर खाली प्लेटलेट्स क्लॉट बनाएंगे तो वो क्लॉट ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा, इसीलिए फाइब्रिन आता है। फाइब्रिन क्या करता है? वो जो क्लॉट है ना, प्लेटलेट्स बनाते हैं, उसको ताकत देता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, उसको स्टेबिलिटी देता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके फिर बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें इमेज में भी दिखाया हुआ है, ये जो क्लॉट बना है, बना कैसे है? ये जो ब्लू, स्काई ब्लू कलर का है, ये तो आपका प्लेटलेट है, और ये फाइब्रिन है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ऐसे क्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पिक्चर में दिखाया हुआ है, इसको भूल जाइए, ये यहाँ पे गलत आ गया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, इसको भूल जाइए। अब ये देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये ब्लड वेसल थी, इसमें कट लग गया, ठीक है, चोट लगी इंसान के, तो यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है। तो आप देखिए ये प्लेटलेट आ गए जो एक्टिव हो गए, ठीक है। प्लेटलेट भी पहले जब तक क्लॉट की ज़रूरत नहीं है, जब तक चोट नहीं लगी है, तो प्लेटलेट भी इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जब चोट लगती है, जब क्लॉट बनाना होता है, तब प्लेटलेट एक्टिव होते हैं। तो देखिए प्लेटलेट एक्टिव हो गए यहाँ पे, जैसी चोट लगी प्लेटलेट एक्टिव हो गए, साथ ही साथ फाइब्रिन आ गया। फाइब्रिन मैंने बोला था ना, ये देखिए थ्रेड होती है, फाइब्रिन एक नेट है, एक मकड़ी का जाला टाइप है, इस वाले एक थ्रेड टाइप की है, ठीक है। तो देखिए ये है पूरा थ्रेड टाइप का है, इसने क्लॉट के साथ मिलके यहाँ पे पूरा एक प्लेटलेट के साथ मिलके फाइब्रिन ने एक पूरा क्लॉट बना लिया। अब जब क्लॉट बनाया तो उसमें देखिए इसने सबको यहाँ पे जो आरबीसी थे, रेड ब्लड सेल थे, ये जो बाहर लीक हो रहे थे, इसको रोक लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से क्लॉट बनता है, इमेज में मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं टिश्यू फ्लूइड पे। अब टिश्यू फ्लूइड क्या है, ये थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ब्लड है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कैपिलरी है, ये फ्लो कर रहा है कैपिलरी में, और यहाँ पे मान लीजिए आप है ब्लड सेल्स, यहाँ ब्लड सेल है,
यहाँ ब्लड सेल, ठीक है, सॉरी बॉडी सेल्स, ये सब क्या है मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन है, ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड भी होंगे, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे ये क्या है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, फैट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कैपिलरी के अंदर है। अब इनको पहुंचाना है आपको बॉडी के सेल तक, इसको यहाँ पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे, कैसे पहुंचते हैं, देखिए अब ये जो सेल्स होते हैं ना, सेल, अरे एक सेकेंड, हाँ, ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड टाइप का होता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक लिक्विड होता है, ये देखिए पूरा भरा होता है ऐसे, ये एक फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है। इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये जो सेल्स के बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो येलो कलर का है, एक्चुअली में जो उसका कलर होता है वो स्लाइट येलो कलर का होता है, मतलब एक पेल येलो समझ सकते हैं आप, एग्जैक्ट तो उसका रीजन पेल येलो कलर का होता है, इसलिए मैंने इसको येलो से बना दिया है, तो पेल येलो कलर का होता है। तो दो ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, इन सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। आप कहीं और पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ये टर्म दिखाई दे, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक ही चीज़ है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से बाहर आती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं, कैपिलरी में से ही बाहर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आर्टरी में से, वेन्स में से कभी भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं आते, हमेशा जो भी ये सेल्स के बीच में और कैपिलरी के बीच में, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके बीच में ये न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है कैपिलरी के लेवल पे ही होता है, आर्टरी और वेन्स में एक्सचेंज नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो एक्सचेंज जो होता है कैपिलरी के लेवल पे होता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे कैसे होता है, कैपिलरी में ना छोटे छोटे से ना होल्स होते हैं, ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको इमेज में, अगर मैं कैपिलरी की इमेज दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा देखिएगा, ये देखिए, ये कैपिलरी को थोड़ा सा बड़े करके दिखाया गया, तो ये कैपिलरी है, कैपिलरी में आप देख रहे हैं छोटे छोटे से यहाँ पे गड्ढे हैं, ये देख रहे हैं आप ऐसे गड्ढे, ये गड्ढे, ठीक है, इनको इंटरसेल्युलर क्लेफ्ट बोलते हैं, अभी नाम आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए ये गड्ढे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये एक और कैपिलरी है, यहाँ पे आप देखेंगे पोर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे से छेद हैं, ये देखिए ये, ठीक है। तो इस तरह से ये जो गड्ढे हैं, ये जो यहाँ पे पोर्स हैं, छेद हैं, इनमें से ये ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड और ये जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं ये बाहर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैप्स हैं कैपिलरी में ना, ये ऐसे कंटिन्यूस नहीं होती, यहाँ गैप्स होते हैं, छोटे छोटे से गैप्स हैं, इन गैप्स में से ये गैसेस और ये न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाते हैं, और बाहर आते कहाँ पे हैं, ये टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं, फिर टिश्यू फ्लूइड से होते हुए ये यहाँ पहुँचते हैं बॉडी सेल्स के अंदर, और बॉडी सेल से क्या निकलता है, वापस बाहर वेस्ट निकलता है, CO2 निकलती है, ठीक है, जो कि CO2 जो है वापस यहाँ पहुँच जाती है, और कुछ वेस्ट जो है, जो बाहर निकला है वेस्ट, वो यहाँ रह जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये तो समझ लिया आपने टिश्यू फ्लूइड का, ये जो वेस्ट है यहाँ पे, ये सारा का सारा जो वेस्ट बाहर आ रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये कैसे जा रहे हैं वापस, बॉडी इसको कैसे बाहर निकाल रही है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लिम्फ का, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लिम्फ का। अब लिम्फ क्या है, देखिए ये आपने देखा है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती है ना, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी के साथ साथ ब्लड वेसल्स के साथ साथ एक पैरेलली सिस्टम और चलता है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ये अभी आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे अभी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको हल्का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में हर जगह लिम्फ वेसल्स भी हैं, हमारी बॉडी में हर जगह लिम्फ वेसल्स भी हैं, जैसे ब्लड वेसल हैं वैसे ही पैरेलली हमारी बॉडी में लिम्फ वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ, ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, मान लीजिए लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो फ्लूइड होगा, ठीक है, एक्चुअली में ग्रीन नहीं होता है फ्लूइड, वो कलरलेस होता है, या आप कह सकते हैं स्लाइटली, बहुत स्लाइटली येलोइश होता है,
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको येलोइश बना रहा हूँ क्योंकि वाइट तो मैं नहीं बना सकता, यहाँ पे दिखेगा नहीं वाइट, ठीक है। तो कलरलेस कह सकते हो या बहुत पेल येलो टाइप का होता है, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसे लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसे लिम्फ बोलते हैं, जो कि अपने आप में या तो कलरलेस होगा या फिर बहुत स्लाइट, बहुत हल्का, बहुत लाइट येलो कलर का होगा, ठीक है। और ये जो पूरी वेसल्स हैं जो मैंने बताया, ये हमारी पूरी बॉडी में होती है, पूरी बॉडी में होती है। तो इससे बनता है लिम्फेटिक सिस्टम, इससे बनता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें नोड्स भी होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स भी होते हैं, लेकिन अभी ये नोड्स क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा अभी हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे ये जो लिम्फ वेसल्स में लिम्फ आ रहा है कहाँ से आ रहा है और क्या काम करता है ये। देखिए वापस आ जाते हैं, मैंने आपको बोला था यहाँ पे वेस्ट आ गया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो भी हमने पढ़ा था, सेल से बाहर निकल के वेस्ट आया। अब ये जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, वेस्ट तो है ही, साथ कभी कभी क्या होता है, जो टिश्यू फ्लूइड है इसका भी एक बैलेंस होता है। मान लीजिए टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, टिश्यू फ्लूइड मान लीजिए ज़्यादा हो जाए, तो उसको बैलेंस भी तो बना के रखना है, ठीक है। तो ये अगर टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो ये बैलेंस कैसे बनता है, ये फिर टिश्यू फ्लूइड फ्लो कर जाता है लिम्फ वेसल्स में। ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये फ्लो करेगा लिम्फ वेसल्स में। ये जो है ये लिम्फ वेसल है, ठीक है। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड जो आपका एक्स्ट्रा हो गया, ज़्यादा हो गया, यही लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, समझ गए आप। और फिर अब हुआ क्या, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसमें मैंने बोला था यहाँ पे वेस्ट भी है, तो ये वेस्ट भी इसके अंदर आ गया लिम्फ वेसल्स के अंदर। तो अब ये वेस्ट कैसे फिर क्लियर होता है। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, ये आपका जो लिम्फ है, या लिम्फेटिक सिस्टम समझ लीजिए, यहाँ पे इसके दो मेन काम है, ठीक है। पहला तो फिल्टर करना, ये जितने भी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आए हैं इनको बाहर निकालना, क्योंकि वेस्ट है ना ये जो आ गया इसमें एक्स्ट्रा जो आ गया है, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट आया है इसको हटाना है, फिल्टर करना है, ठीक है। सेकंड, ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है टिश्यू फ्लूइड का, ठीक है। तो आप देखेंगे रिसाइकलिंग में भी हेल्प कर रहा है, ये एक बैलेंस बना के रखने में हेल्प करता है। अब ये फिल्टर कर कैसे रहा है, कैसे फिल्टर करता है, अब क्वेश्चन एक ये है कि कैसे फिल्टर करता है। देखिए ये मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे कि लिम्फ नोड्स होते हैं, मैंने बताया था आपको लिम्फ नोड्स के बारे में। अब होता कैसे, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे ना जगह जगह पे लिम्फ नोड्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए आपकी लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, ये एक लिम्फेटिक वेसल है, ये एक लिम्फेटिक, जैसे ब्लड वेसल होती है वैसे ही लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। इसके अंदर हम इसका लिक्विड बना लेते हैं, जो कि हमने बताया थोड़ा सा येलो येलो कलर का होता है। ये इसके अंदर लिम्फ चल रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर लिम्फ है। अब लिम्फ में वेस्ट भी है, लिम्फ में वेस्ट भी है, जो कि मैंने बोला टिश्यू फ्लूइड्स इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे फिल्टर होंगे, होता क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसके ना नोड्स होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे बना रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए, इजी करने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे ना लिम्फेटिक वेसल्स में ऐसे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ये पहुंचा आपका, ये यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गया, लिम्फ पहुंच गया, तो ये डब्ल्यूबीसी इसके अंदर जो वेस्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, जर्म्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो ये डब्ल्यूबीसी इन सबको क्लियर कर देता है, सबको क्लियर कर देगा। तो ये लिम्फ नोड एक तरह से फिल्टर बॉक्स बन गया। लिम्फ नोड क्या बन गया, एक तरह से आप देखेंगे लिम्फ नोड कैसे काम कर रहा है, एक तरह का फिल्टर बॉक्स काम कर रहा है, सारे जो वेस्ट है उसको क्लियर कर रहा है, जर्म्स हैं, जो इन्फेक्शन हैं, उन सबको क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जो फिर आगे जो लिम्फ आएगा वो प्यूरिफाइड होगा, वो क्लियर होगा, ठीक है। अब होता क्या है फिर, ऐसे ही ये तो एक लिम्फेटिक वेसल्स है, मैंने बोला था हमारी बॉडी में बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हैं वैसे ही बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं। अब होता क्या है, फाइनली ये सारी की सारी जाके ना, नेक होता है हमारा जो गर्दन है, ठीक है, नेक वाला एरिया है, इस वाले एरिया में जाके सारी की सारी जो आपकी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ऐसे यहाँ पे जाके जुड़ जाती हैं, ठीक है। जुड़ती कहाँ पे हैं, ये एंटर करती हैं वेन्स में, ठीक है। फिर वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है,
ये जो प्यूरिफाइड ब्लड सारा आ जाता है, एंटर कर जाता है वेन्स में, और फिर वो वेन्स के थ्रू फिर वापस फिर वो आपका हार्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और फिर वो हार्ट से पूरा होके वो ब्लड में तो आ ही चुका है, फिर वो पूरा आपके ब्लड में चला जाता है। तो प्यूरिफाइड जो पूरी तरह से एक तरह से जो प्यूरिफाइड लिम्फ है वो जाके मिल रहा है वेन्स में, नेक में मिलता है, नेक के थ्रू फिर वो वापस आपका हार्ट की तरफ आ जाएगा, फिर वो पूरा ब्लड में फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे गले में आपकी, मैंने बोला ना नेक में 2 वेन्स होती हैं, वहाँ पे जाके ये मिलता है लिम्फेटिक वेसल्स। ये देखिए एक यहाँ मिल रहा है, ये आपके गले में ये दो वेन्स है जो ब्लू में दिखाई गई हैं, ये ब्लू में दिखाई गई हैं, ये वेन्स हैं यहाँ जो गले में वेन्स है, जहाँ पे जाके ये देखिए ये लिम्फेटिक वेसल मिल गई, एक इधर साइड से एक इधर साइड से, ठीक है। ये डक्ट है ना, लिम्फेटिक डक्ट, ये भी थोरैसिक डक्ट, ये सब लिम्फेटिक डक्ट्स हैं वही, ठीक है। एक तरह से सारा का सारा यहाँ पे जो क्लियर आपका जो क्लियर हो चुका है लिम्फ, वो आके यहाँ पे इन वेन्स में जाके वापस आ जाता है। तो इन वेन्स के थ्रू फिर कहाँ जाएगा, मैंने बोला था, फिर वो वापस फिर आपके हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है काम करता है। तो ये रिसाइकलिंग में भी हेल्प कर रहा है। एक तो मैंने बोला फिल्टर कर रहा है जो हमने देखा लिम्फ नोड्स में, बाकी ये आपके ये जो पूरा टिश्यू फ्लूइड है उसको बैलेंस बना के रख रहा है, इसको रिसाइकिल कर रहा है ताकि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि उसका बैलेंस है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए टिश्यू फ्लूइड भी, तो उसको हेल्प कर रहा है। तो पूरा रिसाइकिल हो रहा है, रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा, ठीक है। अब फाइनली एक चीज़ और भी है आपके लिए उसमें लिम्फ वाले उसमें, एक होती है चीज़ लैक्टियल। अब लैक्टियल क्या है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जब आप पढ़ रहे हैं या लिम्फ पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत हेल्प करता है, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में। लिम्फेटिक सिस्टम का फैट एब्जॉर्प्शन में क्या वो है रोल, लिम्फेटिक सिस्टम का फैट एब्जॉर्प्शन में बहुत रोल है। रोल कैसे है, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पिक्चर है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, देख रहे हैं आप, प्रोजेक्शंस हैं ये ऐसे नुकीले से, इनको बोलते हैं विलाय, इनको बोलते हैं विलाय। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स में ये इन स्ट्रक्चर्स का एक स्ट्रक्चर को मान लीजिए मैं बाहर ले लूँ, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दूँ तो ऐसे बन जाएगा। इन्हीं स्ट्रक्चर में ऐसे आप ये देख रहे हैं, ये एक ऐसे ट्यूब सी आ रही है, इसे बोलते हैं लैक्टियल। ये जो ट्यूब आ रही है ये लैक्टियल ट्यूब है। ये लैक्टियल ट्यूब कुछ नहीं है, ये लिम्फेटिक वेसल है। मैंने बोला था ना हमारी बॉडी में बहुत सारी वेसल जैसे ब्लड वेसल्स हैं ऐसी लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं। तो ऐसे ही एक लिम्फेटिक वेसल है जो इस विलाय में है, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय है, उस विलाय के अंदर एक ऐसे लिम्फेटिक वेसल है जिसका नाम है लैक्टियल। ये जो होती है नॉर्मल लिम्फेटिक वेसल्स के कंपैरेटिवली ये इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ज़्यादा चौड़ी होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हेल्प करती है फैट एब्जॉर्प्शन में। फैट एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करती है, देखिए मेनली जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आगे, मेनली जो डाइजेशन होता है ना, जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, जो भी आप खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ लिया है तो आपको अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, हम खाना खाते हैं उसमें फैट भी होता है, बहुत बार क्या होता है फैट के मॉलिक्यूल्स ना बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उनके एब्जॉर्प्शन में फिर ये जो लैक्टियल है ये हेल्प करता है, ठीक है। उनके एब्जॉर्प्शन में ये लैक्टियल हेल्प करता है। तो इस तरह से आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि फैट के एब्जॉर्प्शन में, अभी उसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कैसे वो फैट एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि लैक्टियल एक लिम्फेटिक वेसल है और ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो रोल है एक फैट एब्जॉर्प्शन में ही है, फैट एब्जॉर्प्शन में भी है, क्योंकि आपकी बुक में एक लाइन दी थी लैक्टियल, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं बोलूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो काइंडली इनको बाकी सबके साथ भी शेयर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।